हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका लाइफ साइंसेस क्लासेस में। आज हम डिस्कस करेंगे जूलॉजी का क्वेश्चन पेपर जो कि यूपी हायर एजुकेशन सर्विसेज कमीशन का है और ये परीक्षा जो है एडवर्टाइजमेंट नंबर 47 के द्वारा आपको 15 दिसंबर 2018 को हुई थी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यूपी के हायर एजुकेशन सर्विसेज कमीशन के द्वारा जो क्वेश्चन पेपर जो दिए जाते हैं वह 100 क्वेश्चंस के होते हैं, जिसमें पहले 30 क्वेश्चन जो होता है वो जनरल नॉलेज का होता है। लास्ट के जो 70 क्वेश्चन होते हैं 31 से लगा के 100 तक के, वो सब्जेक्ट के होते हैं जिस सब्जेक्ट के लिए आप परीक्षा दे रहे हैं। तो हम जो है इस वीडियो में जूलॉजी के लिए जो है जो एग्जाम हुआ था असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, उसके क्वेश्चन पेपर का जो सब्जेक्ट वाला पार्ट है जूलॉजी का वो हम आज डिस्कस करेंगे। तो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, पहला क्वेश्चन है लार्जेस्ट क्रेनियल कैपेसिटी वाज फाउंड इन। अच्छा, ये सारे जो आंसर की एनालिसिस होगी वो हम रिवाइज्ड आंसर की जो आयोग ने जारी किया था उसके अनुसार हम करेंगे। तो इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा? लार्जेस्ट क्रेनियल कैपेसिटी वाज फाउंड इन, इसका आंसर होगा क्रो मैग्नन मैन, क्योंकि इसमें जो क्रेनियल कैपेसिटी होती है वो 1650 सीसी की होती है। बाकी में आपके निएंडरथल मैन में जो है 1200 से लगा के 1600 तक होती है, 1200 टू 1600 सीसी। ऐसे ही पेकिंग मैन में जो है 915 से आपको 1225 सीसी तक होता है, जबकि जावा मैन में 775 से जो है 900 सीसी का होता है। इस तरीके से ये आंसर क्रो मैग्नन मैन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु कॉइन्ड द वर्ड सर्काडियन, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा फ्रेंच हेलबर्ग। ये एक जर्मन साइंटिस्ट थे और इन्होंने सर्काडियन वर्ड का जो है ये टर्म को उन्होंने दिया था। बाकी के ऑप्शन में अगर आप देखते हैं ई बनिंग और कोलिन पिट्रेडिन, ये दोनों जो हैं ये दोनों भी जर्मन साइंटिस्ट हैं, लेकिन इन्होंने जो है एनिमल बिहेवियर में एक फील्ड है क्रोनो बायोलॉजी का, उसमें उन्होंने स्टडी के लिए मॉडल जो है प्रपोज किया था। तो और ऐसे ही जेपी थपलियाल जो हैं वो इंडिया के ही साइंटिस्ट हैं। तो ये तीन ऑप्शन नहीं होंगे, आपका ये करेक्ट ऑप्शन होगा ए। अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। The act of animal then that benefits another at its own expense is called as, आयोग के आंसर के अनुसार ये बी होगा। बाकी क्यों नहीं होगा ये भी डिस्कस करते हैं। अल्ट्रुइज्म का मतलब होता है कि जो ग्रुप या कम्युनिटी के जो मेंबर होते हैं उसमें जो होता है एक अपने एक्सपेंस पे अपने एनर्जी और अपने फिटनेस के एक्सपेंस पे बाकी के इंडिविजुअल्स के लाइफ स्पैन को वो या अपने उनके फिटनेस को वो बढ़ाता है। जैसे कि इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है पेरेंटल केयर। पेरेंटल केयर में जो मैटरनल या पैटर्नल जो भी पेरेंटल केयर होता है उसमें जो अपने ऑफ स्प्रिंग को जो है अपने एनर्जी के एक्सपेंस से उनको ग्रो अप करते हैं। तो ये रहा आपका ये वाला क्वेश्चन। बाकी की तीन क्यों नहीं होगा ये, क्योंकि ये तीनों ही जो है इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन के उदाहरण हैं, और जबकि अल्ट्रुइज्म जो है ये एक एनिमल बिहेवियर का, एक सोशल एनिमल बिहेवियर का एग्जाम्पल है। अगला क्वेश्चन है 34 नंबर। द फर्स्ट न्यूक्लियर ट्रांसप्लांट फ्रॉम एन एनिमल टू एन एग दैट प्रोड्यूस्ड ए नॉर्मल एडल्ट was performed on,
इस क्वेश्चन के आंसर को जानने से पहले थोड़ा सा हम न्यूक्लियर ट्रांसप्लांट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। न्यूक्लियर ट्रांसप्लांट क्या होता है कि इसमें एक डोनर सेल होता है और एक जो है आपका टारगेट सेल होता है। ये टारगेट सेल हो गया और ये डोनर सेल हो गया। इससे क्या करते हैं, इसके न्यूक्लियस को इस टारगेट सेल में ट्रांसप्लांट करते हैं। ये हुआ आपका न्यूक्लियर ट्रांसप्लांट। ये करते क्यों हैं? ये इसलिए करते हैं कि इसके द्वारा जो एम्ब्रियोलॉजिस्ट जो होते हैं वो ऑर्गेनिज्म के डेवलपमेंट को मैनिपुलेट कर पाते हैं और जो न्यूक्लियस होता है उसका जो पोटेंशियल रोल है डेवलपमेंट में, डायरेक्ट डेवलपमेंट में, उसकी स्टडी के लिए ये न्यूक्लियर ट्रांसप्लांट एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया जाता है। तो पहला जो न्यूक्लियर ट्रांसप्लांट एक्सपेरिमेंट है वो परफॉर्म किया गया था थॉमस किंग और उनके साथी थे, उनके कलीग थे रॉबर्ट ब्रिक्स के द्वारा। और जो इनका जो ऑर्गेनिज्म था, जो एक्सपेरिमेंटल ऑर्गेनिज्म था, वो था नदन लीपर्ड फ्रॉग था और इस पे इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था, जिसको राना पाइपियंस भी कहते हैं। उसके बाद इस एक्सपेरिमेंट को और इसको अच्छे से स्टडी करने के लिए, इसको कंफर्म करने के लिए दोबारा से 1958 में एक साइंटिस्ट थे गॉर्डन। इन्होंने जो है आपके जीनोपस लेविस पे इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था और इनके एक्सपेरिमेंट में ये डिफरेंस था गॉर्डन के एक्सपेरिमेंट में कि इन्होंने जो ये जो जीनोपस लेविस था ये भी एक फ्रॉग की स्पीसीज है। इसकी जो मैच्योरिटी थी, उन्होंने सेक्सुअली मैच्योर होने तक इसको, अटेन होने तक इसको डेवलप किया था और इसकी मैटिंग कैपेबिलिटी भी देखी थी। तो इस तरीके से उन्होंने ये एक कंक्लूजन दिया कि जो न्यूक्लियर ट्रांसप्लांट के द्वारा जो क्लोन किए हुए एनिमल्स होते हैं वो सेक्सुअली मैच्योर हो सकते हैं और अपने ऑफस्प्रिंग को भी दे सकते हैं आगे में। तो ये एक्सपेरिमेंट बड़ा क्रूशियल था। इसी को इस्तेमाल करते हुए 1996 में जो है यान विल्मुट ने सीप का यूज करते हुए उन्होंने इस सेम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया सीप पे और एक डॉली नामक जो है सीप के क्लोन को उन्होंने वो बनाया। तो अगर अब इस अकॉर्डिंग देखें तो हमारा जो आंसर होगा, जो फर्स्ट एनिमल की बात हो रही है वो फ्रॉग होगा और आयोग का भी यही आंसर है, जबकि सीप नहीं होगा। अगर यहाँ फर्स्ट मैमल पूछता तो सीप आंसर होता, लेकिन चूंकि यहाँ उन्होंने फर्स्ट एनिमल पूछा है इसलिए फ्रॉग ही आंसर होगा, सीप नहीं होगा। अब अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, 35 नंबर। आइडेंटिफाई द टेक्निक फ्रॉम द लिस्ट बिलो दैट यूज लाइव माइक्रोऑर्गेनिज्म टू डिग्रेड इन्वायरमेंटल पॉल्यूटेंट्स। तो इसका आंसर क्या होगा? ये इन्वायरमेंटल बायोलॉजी का क्वेश्चन है, ये इकोलॉजी और इन्वायरमेंट से रिलेटेड, और इसका आंसर होगा बायोरेमिडिएशन। बायोरेमिडिएशन क्या होता है कि जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिया आपने और किसी स्पेसिफिक लोकेशन में उसको इस्तेमाल करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, और वहाँ जितने भी पॉल्यूटेंट होते हैं, जो पर्टिकुलर वो पॉल्यूटेंट के स्पेसिफिक जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होगा उसको बायोलॉजिकली वो डिग्रेड कर देगा, जिससे कि वहाँ का जो इन्वायरमेंट होगा वो क्लीन हो जाएगा। तो इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, जैसे ये देखा गया है कि सी रीजन में जो ऑयल स्पिल वगैरह होते हैं, जो सीप के द्वारा जो टैंकर तेल के जाते हैं,
तो ऑयल जैपर नामक बैक्टीरिया जो है यूज किया जाता है वो डिग्रेड करने के लिए ऑयल्स को, जिससे कि जो है उसको इन्वायरमेंटली जो है सी के उस रीजन को क्लीन किया जा सके। तो ये स्पेसिफिक लोकेशन पे ये वर्क करते हैं, इसको इसलिए जो है बायो रेमिडिएशन कहते हैं। और सिमिलरली आप देखें ये नैनो रेमिडिएशन है, तो यहाँ नैनो पार्टिकल का इस्तेमाल किया जाता है आपको इन्वायरमेंटल पॉल्यूटेंट्स को क्लीन करने के लिए, लेकिन यहाँ पॉली रेमिडिएशन का इन चीजों से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए आंसर जो होगा डी होगा। अब अगला क्वेश्चन है 36 नंबर, इन वेस्टर्न ब्लॉट इफ यू आर यूजिंग प्राइमरी एंटीबॉडी रेज्ड इन गोट देन द ओरिजिन ऑफ द सेकेंडरी एंटीबॉडी शुड नॉट बी। तो ये क्वेश्चन में इसने ये पूछा है कि जो वेस्टर्न ब्लॉट है जिसमें हम किसी स्पेसिफिक प्रोटीन को डिटेक्ट करने के लिए ये टेक्निक यूज करते हैं, तो प्राइमरी एंटीबॉडी को इन्होंने गोट में रेज किया है और इन्होंने सेकेंडरी एंटीबॉडी के बारे में पूछा है कि वो किसमें रेज नहीं किया जा सकता। तो इसका आंसर जो होगा वो गोट होगा। अब ये गोट क्यों होगा? ये इसलिए होगा क्योंकि जो प्राइमरी एंटीबॉडी होती है, प्राइमरी एंटीबॉडी को जो है जो पर्टिकुलर जिस प्रोटीन को डिटेक्ट करना है उसके एंटीजन के स्पेसिफिक प्राइमरी एंटीबॉडी को रेज किया जाता है। मान लिया इन्होंने गोट में रेज किया, इन्होंने गोट में रेज कर लिया प्राइमरी एंटीबॉडी को, देन सेकेंडरी एंटीबॉडी को हम कहाँ किस में रेज करेंगे? तो इसके लिए क्या करना होगा कि जो प्राइमरी एंटीबॉडी है, जो प्राइमरी एंटीबॉडी जो जनरेट किया गया है, इसको लेके हम एज ए एंटीजन इसको यूज करेंगे और किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म में हम इसको इंजेक्ट करेंगे, दूसरे ऑर्गेनिज्म में इंजेक्ट करेंगे, जिससे कि वो उस दूसरे ऑर्गेनिज्म में इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट होगा और वो एंटीबॉडी इसके अगेंस्ट रेज करेगा। जो भी इसका एपिटोप रीजन होगा, एफएबी रीजन होगा या जो भी कांस्टेंट या जो है वेरिएबल रीजन जिसके अगेंस्ट वो एंटीबॉडी उसमें दूसरे ऑर्गेनिज्म में रेज होगा, वो जाके इससे बाइंड करेगा। तो इसका क्या फायदा होगा? इस जो मेथड का हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? तो जैसे आपको वेस्टर्न ब्लॉट में हुआ, ये प्राइमरी एंटीबॉडी उससे बाइंड किया उसने पर्टिकुलर जो है आपके जो आपने एसडीएस पेज से और जो मेम्ब्रेन पे ट्रांसफर करके प्रोटीन को आपने जो है प्राइमरी एंटीबॉडी को बाइंड कराया। तो मान लिया कि उसने यहाँ बाइंड किया प्राइमरी एंटीबॉडी में, यहाँ प्राइमरी एंटीबॉडी बाइंड करता है, तो जो सेकेंडरी एंटीबॉडी होगा वो इसको बाइंड करेगा। तो क्या होगा? सेकेंडरी एंटीबॉडी जनरली क्या होता है, एंजाइम लिंक्ड होता है या फिर किसी फ्लोरेसेंट प्रोब से लिंक्ड होता है, जिसके द्वारा हम इस बैंड को, इस पर्टिकुलर प्रोटीन को हम डिटेक्ट कर सकते हैं। तो सेकेंडरी एंटीबॉडी के लिए ये जरूरी है कि वो किसी और ऑर्गेनिज्म में रेज किया जाए, ना कि सेम ऑर्गेनिज्म में। तो इसलिए आंसर ये गोट होगा, क्योंकि अब सेकेंडरी एंटीबॉडी गोट में हम रेज नहीं कर सकते, किसी और स्पीसीज या किसी दूसरे जो है ऑर्गेनिज्म में हम रेज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 नंबर, which statistical test used to observe the change induced in a subject before and after treatment? इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, काई स्क्वायर टेस्ट, वन वे एनोवा, टू वे एनोवा और टी टेस्ट। यहाँ पे जो है जो काई स्क्वायर टेस्ट है, इसमें क्या करते हैं कि हम फ्रीक्वेंसी टेबल का जो है वो बनाते हैं और उसके बाद नल हाइपोथेसिस एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को चेक करते हैं काई स्क्वायर टेस्ट के द्वारा, ऑब्जर्व्ड और जो एक्सपेक्टेड वैल्यू के लिए। तो ये यहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि इन्होंने यहाँ पूछा है कि किसी सब्जेक्ट में जो है चेंज उन्होंने देखना है और आफ्टर एंड बिफोर ट्रीटमेंट। वन वे एनोवा और टू वे एनोवा में क्या होता है कि वन वे एनोवा में एक वेरिएबल होता है और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है और एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। तो डिफरेंट पॉपुलेशन के लिए हम उस इंडिपेंडेंट वेरिएबल को चेक करते हैं कि उसका कितना इफेक्ट है। ऐसे ही यहाँ पे टू वे एनोवा में भी करते हैं, जिसमें हम 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल लेते हैं और उनका इफेक्ट हम डिफरेंट पॉपुलेशन पे देखते हैं। जैसे कि कोई इंसेक्ट पॉपुलेशन है, उस पर हम किसी भी पेस्टिसाइड का
इफेक्ट देखना चाहते हैं कि उनके ऑक्सीजन के कंजम्पशन लेवल पे क्या है, तो वो वन वे एनोवा में देखेंगे। लेकिन यदि अगर हम मान लीजिए कोई एक पेस्टिसाइड ले ले और कोई हार्मोन का ट्रीटमेंट ले ले, अब उस आधार पे हम देखें कि उस इंसेक्ट पॉपुलेशन में जो है इसका इफेक्ट क्या है, इनके आपके पेस्टिसाइड और हार्मोन का जो ट्रीटमेंट दिया जा रहा है उसका। तो उस आधार पे हम तय करेंगे कि हम क्या डिफरेंट कॉम्बिनेशन लें इंसेक्टिसाइड का और हार्मोन का। तो ये दोनों ऑप्शन भी नहीं होंगे। जबकि टी टेस्ट में क्या होता है कि हम क्या करते हैं, दो पॉपुलेशन या एक सिंगल ही पॉपुलेशन है वो पर्टिकुलर किसी ट्रीटमेंट के लिए कंपेयर करते हैं कि बिफोर एंड आफ्टर। जैसे मान लिया कि आपने कोई मेडिसिन है उसका इफेक्ट देखना चाहते हैं हीमोग्लोबिन लेवल पे आप, तो आपने मान लिया कि आपने 10 सब्जेक्ट लिया, पहले उसका हीमोग्लोबिन मेजर कर लिया, उसके बाद क्या किया कि फिर आपने कोई ड्रग इस्तेमाल किया, फिर उसका हीमोग्लोबिन मेजर किया। अब क्या करेंगे कि बिफोर और आफ्टर ट्रीटमेंट के बाद आप देखेंगे कि हीमोग्लोबिन जो है, हीमोग्लोबिन के लेवल में चेंज आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो इसके लिए हम ये टी टेस्ट स्टैटिस्टिकल टूल का यूज करेंगे, इसलिए ये करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 नंबर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन कैन बी डिटरमाइंड बाय। यहाँ 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी। इसका यूज हम करते हैं किसी एरोमेटिक एमिनो एसिड को डिटेक्ट करने के लिए या उसके एक्टिविटी के आधार पे प्रोटीन की कैटालिटिक एक्टिविटी को मेजर करने के लिए, क्योंकि जैसे एरोमेटिक एमिनो एसिड्स हैं जैसे ट्रिप्टोफान या ट्रिप्टोफान वगैरह, तो उसमें क्या होता है जो एरोमेटिक ग्रुप होता है वो पर्टिकुलर वेवलेंथ के यूवी लाइट को एब्जॉर्ब करता है और उसके आधार पे हम एक्टिविटी को, प्रोटीन की एक्टिविटी को हम मेजर करते हैं। जो बी ऑप्शन है सर्कुलर डाइक्रोइज्म, ये इसमें क्या होता है कि जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को हम उपयोग करते हैं प्रोटीन के सेकेंडरी स्ट्रक्चर को के डिटर्मिनेशन में। इसमें क्या होता है कि जो लेफ्ट और राइट जब कॉम्बिनेशन यूज करते हैं पोलराइज्ड लाइट का, तो इससे क्या होता है जो डिफरेंशियल एब्जॉर्प्शन होता है लाइट का, और वो हमें प्रोटीन के सेकेंडरी स्ट्रक्चर के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, इसलिए ये ऑप्शन करेक्ट होगा। जबकि जो आपका VIS स्पेक्ट्रोस्कोपी है ये विजुअल लाइट का उपयोग करता है। इसमें क्या होता है कि हम स्कैटरिंग के आधार पे जो है ऑप्टिकल डेंसिटी का हम मेजरमेंट करते हैं, जैसे कि किसी कल्चर बैक्टीरियल कल्चर में कितना ग्रोथ हुआ है उसको मेजर करने के लिए इसका उपयोग करते हैं। और जो बियर लैम्बर्ट लॉ है, इस लॉ के आधार पे हम एक स्टैंडर्ड कर्व ड्रा करते हैं और स्टैंडर्ड कर्व किसी नॉन सैंपल को लेके, जैसे प्रोटीन हुआ या कोई कार्बोहाइड्रेट हुआ या कोई इस तरीके का जो है बायोमोलिक्यूल्स का सैंपल हुआ, और उसके बाद जो हमारा जो एक्सपेरिमेंटल होता है उसको इस ग्राफ पे प्लॉट करके हम उसके जो है कॉन्सेंट्रेशन या उसके अमाउंट को डिटरमाइन करते हैं। उसके लिए ये थ्योरी है बियर लैम्बर्ट्स लॉ, इस थ्योरी के आधार पे हम करते हैं। लेकिन यहाँ जो करेक्ट आंसर होगा वो सर्कुलर डाइक्रोइज्म होगा, क्योंकि यही सेकेंडरी स्ट्रक्चर के लिए इसका उपयोग करते हैं, जबकि प्राइमरी के लिए हम जो भी प्रोटीन का स्ट्रक्चर है डिटरमिनेशन के लिए हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 नंबर, विथ रेफरेंस टू बायोफिजिकल मेथड्स व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ NMR। ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, इसमें इन्होंने NMR टेक्निक का जो है फुल फॉर्म पूछा है और ये ऑप्शन करेक्ट होगा, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रिजोनेंस। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं 40 नंबर 40 नंबर, वन ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक इज यूज टू डिटेक्ट स्पेसिफिक प्रोटीन इन अ टिश्यू होमोजिनेट और एक्सट्रैक्ट। तो इन्होंने ये एक टेक्निक के बारे में पूछा है जिसमें कोई प्रोटीन जो है
किसी स्पेसिफिक प्रोटीन को डिटेक्शन की बात की उन्होंने, किसी टिश्यू होमोजिनेट या एक्सट्रैक्ट में से। तो प्रोटीन को डिटेक्ट करने का जो टेक्निक है वो है वेस्टर्न ब्लॉटिंग। ये पर्टिकुलर स्पेसिफिक प्रोटीन को डिटेक्ट करते हैं जिसमें जो है एंटीबॉडीज जो पर्टिकुलर स्पेसिफिक प्रोटीन के अगेंस्ट रेज किया गया होता है, वो जाके ये इस प्रोसीजर में जो है पर्टिकुलर प्रोटीन के बैंड पे ये बाइंड करता है और फिर सेकेंडरी एंटीबॉडी के द्वारा जो है उसमें कलर रेज करके हम उसको डिटेक्ट करते हैं। जबकि सदर्न ब्लॉटिंग में हम डीएनए पर्टिकुलर स्पेसिफिक सीक्वेंस जो है, कोई जीन प्रेजेंट है या एब्सेंट है या कोई कॉपी नंबर वेरिएशन है, उसके लिए हम डीएनए प्रोब का इस्तेमाल करते हुए ये करते हैं। ये डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में जिसका इस्तेमाल होता है सदर्न ब्लॉटिंग का। नदर्न ब्लॉटिंग में हम पर्टिकुलर कोई आरएनए जो है वो प्रेजेंट है या एब्सेंट है किसी टिश्यू होमोजिनेट में या एक्सट्रैक्ट में, इसको डिटेक्ट करने के लिए हम नदर्न ब्लॉटिंग करते हैं। इसके द्वारा हम कोई आरएनए का एक्सप्रेशन लेवल कितना है, लो है या हाई है, वो भी चेक कर सकते हैं। जबकि फार ईस्टर्न ब्लॉटिंग में हम क्या करते हैं, लिपिड को हाई परफॉर्मेंस थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी के द्वारा जो है हम सेपरेट करके पीवीडीएफ मेम्ब्रेन पे ट्रांसफर करते हैं। तो ये मेथड है जो लिपिड के सेपरेशन का और उसको पीवीडीएफ मेम्ब्रेन पे ट्रांसफर करने का। इससे जो है हम उसके बाद जो है ट्रांसफर करने के बाद जो है पर्टिकुलर लिपिड को जो है उसकी एनालिसिस कर सकते हैं। जबकि यदि यहाँ केवल ईस्टर्न ब्लॉटिंग होती तो हम इसका इस्तेमाल करेंगे पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन को चेक करने के लिए जो है। तो ये रहा 40 नंबर क्वेश्चन। तो यहाँ ऑप्शन आपका ईस्टर्न ब्लॉट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41 नंबर, द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। यहाँ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स को पूछा गया है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में, क्या होगा। ये ह्यूमन के केस में ये क्वेश्चन है जहाँ क्रोमोसोम नंबर 46 होता है। तो जो स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस होता है वो 3 फेज में डिवाइड होता है। जो पहला फेज होता है स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस का, साइटोजेनेसिस का होता है पहला फेज, जिसमें क्या करते हैं कि जो प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स होते हैं, जो प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स होते हैं वो प्यूबर्टी के बाद जो है डिफ्रेंशिएट होके वो टाइप ए स्पर्मेटोगोनिया फॉर्म करते हैं। टाइप ए स्पर्मेटोगोनिया फॉर्म करते हैं। और जो ये टाइप ए स्पर्मेटोगोनिया होता है वो मियोसिस के द्वारा डिफ्रेंशिएट होता है टाइप बी में। टाइप बी में वो डिफ्रेंशिएट होता है मियोसिस के थ्रू। अब माइटोसिस के थ्रू वो टाइप बी में डिफ्रेंशिएट होता है। अब ये जो टाइप बी स्पर्मेटोगोनिया है, अब ये मियोसिस के फेज में इंटर करता है। मियोसिस के फेज में टाइप बी जो है इंटर करेगा, जहां ये इसमें क्या होता है कि डीएनए रेप्लिकेशन मतलब सिंथेटिक फेज में ये जाएगा, जहां डीएनए रेप्लिकेशन होता है, जिससे नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो डबल हो जाते हैं। अब ये डबल हो जाते हैं और ये क्या कर, जब डबल हो जाएंगे तो ये फॉर्म करेगा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स जो है। और ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स देन मियोसिस के थ्रू जो होता है ये फॉर्म करता है स्पर्मेटिड्स जो है। 4 स्पर्मेटिड्स जो है ये फॉर्म करेगा और फिर उसके बाद स्पर्मेटोटिड्स जो होंगे वो स्पर्मियोजेनेसिस के थ्रू जो है स्पर्म्स का फॉर्मेशन करते हैं। इसलिए जो यहाँ आंसर होगा, जो करेक्ट आंसर होगा वो 46 होगा। अगला क्वेश्चन है 42 नंबर, चेंजेस फ्रॉम pyrimidine टू प्यूरिन एंड प्यूरिन टू pyrimidine इज कॉल्ड। ये इस तरीके का जो ये म्यूटेशन जो पूछा गया है, ये न्यूक्लिक एसिड लेवल पे ये बात कर रहा है पॉइंट म्यूटेशन की। तो पॉइंट म्यूटेशन जो होता है वो 2 तरीके के होते हैं, ट्रांसवर्जन और ट्रांजिशन। ट्रांसवर्जन और
ट्रांजिशन। तो इसने पूछा है कि प्यूरिन एंड पिरामिडिन टू प्यूरिन एंड प्यूरिन टू पिरामिडिन, मतलब इसने बात किया है ट्रांसवर्जन की, जबकि ट्रांजिशन में pyridine से pyridine में और प्यूरिन से प्यूरिन बेसिस में चेंज होता है, जबकि रिवर्जन में जो होता है, जो म्यूटेशन होता है वो रिवर्ट होता है। फ्रेम शिफ्ट में डिलीशन या इंसर्शन से जो रीडिंग फ्रेम जो होता है वो चेंज होता है। तो यहाँ करेक्ट ऑप्शन ट्रांसवर्जन होगा। 43 नंबर क्वेश्चन, ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन द हाउ जेनेटिक इंफॉर्मेशन इज फ्रॉम। तो ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, जिसमें डीएनए जो है, डीएनए टेम्पलेट को यूज करके जो है आरएनए सिंथेसिस होती है, इसको हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। तो हमारा ऑप्शन जो करेक्ट ऑप्शन होगा डीएनए टू आरएनए। देन 44 नंबर क्वेश्चन, इन डबल हेलिक्स डीएनए देयर आर 10 base pairs in a complete turn, the successive base pair are, मतलब यहाँ उन्होंने बी डीएनए की बात की है, जिसमें जो है पर ये दोनों, ये एक टर्न के बीच में 10 बेस पेयर के स्टैक्स जो लगे रहते हैं, और इनके बीच का जो डिफरेंस होता है, उन्होंने एक एक बेस पेयर के बीच के डिफरेंस को इन्होंने पूछा है, जो कि आंसर होगा आपका 0.34 नैनोमीटर। और ये पूरा जो एक जो टर्न है हेलिक्स का, इसका जो लेंथ होता है 3.4 नैनोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 नंबर, इन द साइक्लिक एएमपी पाथवे द जी प्रोटीन स्टिमुलेट्स। ये क्वेश्चन जो है ये जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें क्या होता है कि जो जी प्रोटीन जो होता है, जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स, ये मेम्ब्रेन बाउंड जो है ये रिसेप्टर्स होते हैं। जब इस पे कोई लिगैंड बाउंड करता है, कोई सिग्नल मॉलिक्यूल आके जब इससे बाइंड करता है, तो ये फर्दर सिग्नल जो है सेल्स के अंदर, ये सेल्स के अंदर एक सिग्नल कास्केड जो है ये चालू करता है, सिग्नल ट्रांसडक्शन के थ्रू जो है ये ट्रांसक्रिप्शन या ट्रांसलेशन को जो है अफेक्ट करता है। तो इसमें क्या होता है कि जो मेडिएटर मॉलिक्यूल्स होते हैं, उसमें जो है साइक्लिक एएमपी होता है, वो सिग्नल ट्रांसडक्शन के थ्रू जो इफेक्ट है इसको वो कास्केड करता है। तो यहाँ पे क्या होगा कि जब एक्टिवेट होगा ये जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स, तो इसमें कॉन्फर्मेशनल चेंज होता है, और इसका जो कॉन्फर्मेशनल चेंज जब होगा तो ये साइक्लिक एएमपी के लेवल को ये बढ़ा देता है, जो है साइक्लिक एएमपी के लेवल को बढ़ा देता है, क्योंकि जो ये एडिनाइल साइक्लेज एंजाइम होता है, इसका लेवल जो होता है, जो इसके सब यूनिट होते हैं, ये इसके लेवल को वो स्विच ऑन कर देते हैं, जिससे जब एडिनाइल साइक्लेज का लेवल जब बढ़ेगा तो साइक्लिक एएमपी का जो है लेवल जो होता है वो बढ़ जाता है, जो सिग्नल कास्केडिंग में हेल्पफुल होता है। इसलिए जो ऑप्शन होगा वो बी यहाँ करेक्ट होगा। बाकी ऑप्शंस नहीं करेक्ट होंगे, क्योंकि ये दूसरे जो है सिग्नल पाथवे में यूज होते हैं, जबकि ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक सेल ऑर्गेनेली है, तो ये नेचुरली ये नहीं होगा, तो बी आंसर सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 46 नंबर, द प्रोसेस एपोटोसिस इज वन इन विच सेल्स। तो इसमें एपोटोसिस के बारे में पूछा है कि एपोटोसिस में क्या होता है। तो एपोटोसिस जो होता है एक बहुत ही सिस्टमेटिक जो है प्रोसीजर होता है, जिसमें सेल्स क्या होते हैं वो बहुत नीटली डाई होते हैं। उसमें क्या होता है कि इस तरीके से ये कोलैप्स करते हैं सेल कि जो नेबर सेल्स होते हैं उनको डैमेज नहीं होता है। और इस जो एपोटोसिस की जो पूरा प्रोसेस है वो बड़ा सिस्टमेटिक है, जिसमें जो है सेल श्रिंक करता है और कंडेंस हो जाता है, जिसमें जो है साइटोस्केलेटन्स जो उसके होते हैं वो कोलैप्स करते हैं,
न्यूक्लियर इन्वेलप जो है उसकी डिसअसेंबली होती है और न्यूक्लियर डीएनए ब्रेक होता है डिफरेंट फ्रेगमेंट्स में, और धीरे धीरे करके जो है जो फेगोसाइटोसिस वाले जो सेल होते हैं, जो फेगोसाइटोसिस के थ्रू वो पूरे सेल्स को इनगल्फ कर जाते हैं, जिससे ये एक बहुत ही नीट प्रोसेस है। जबकि इसके तुलना में जो नेक्रोसिस होता है वो एक मतलब एक टाइप का जो है वो इंजरी है, जिसमें क्या होता है जो जो डाई होने वाले सेल्स होते हैं वो उनके जो कंटेंट होते हैं, उनका जो कंटेंट होगा वो दूसरे सेल्स पे स्पिल ओवर होगा, तो जिससे क्या होता है कि इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स हो सकता है। तो इस तरीके से अगर हम जो करेक्ट आंसर देखें तो ये हमारा ऑप्शन जो होगा ये करेक्ट होगा, क्योंकि जैसे लिखा है प्रोग्राम टू डाई, श्रिवेल एंड श्रिंक। जबकि बी ऑप्शन में डेवलप स्ट्रक्चर इन द रॉन्ग प्लेस, डाई बिकॉज ऑफ इंजरी। ये इंजरी के द्वारा जो डाई होते हैं वो नेक्रोसिस में होते हैं। आर गाइडेड टू अप्रोप्रिएट लोकेशन इन द बॉडी, ऐसा कुछ नहीं होता है कि जो सेल्स होते हैं प्रोसेस में वो कहीं और ट्रांसपोर्ट किए जाते हों, ऐसा दूसरे लोकेशन में, तो ऐसा कुछ होता है। तो करेक्ट ऑप्शन आपका ये होगा। 47 नंबर क्वेश्चन है, इमीडिएटली फॉलोइंग स्ट्रेनस एंड विगरस एक्सरसाइज विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट लिकली टू ऑकर। इसमें सबसे ज़्यादा चांस एक्सरसाइज, और जब काफ़ी ज़्यादा कोई मेहनत करता है, काफ़ी दौड़ भाग करता है, तो उसके बाद क्या होता है। तो इसमें जो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, ब्लड विल बी रैपिडली डाइवर्टेड टू द डाइजेस्टिव ऑर्गन, ऐसा नहीं होता है। जो ब्लड जो होता है, ब्लड का फ्लो पूरे शरीर में बढ़ता है, वो सारे ऑर्गन्स में बढ़ता है। स्किन विल बी कोल्ड एंड क्लेमिंग, तो ऐसा भी नहीं होता है। जब काफ़ी स्ट्रेनस एक्सरसाइज करते हैं तो हीट जनरेट होता है, तो नेचुरली स्किन जो होता है वो भी हीटेड हो जाएगा, रेडनेस आ जाती है, और काफ़ी हीट और जो है वेपर्स जो है पसीने से के रूप में शरीर से बाहर निकलते हैं, स्वेटिंग होती है बहुत ज़्यादा। कैपिलरीज ऑफ द एक्टिव मसल विल बी engorged विथ ब्लड। ये जो है आपका ऑप्शन करेक्ट होगा, क्योंकि जब स्ट्रेनस एक्सरसाइज करते हैं तो मसल्स को बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन और ग्लूकोज की आवश्यकता होती है। तो इसके लिए जो है मसल्स के जो ब्लड फ्लो है उसमें मसल्स में काफ़ी बढ़ जाता है, जिससे जो है हाई प्रेशर में जो है ब्लड और आपके कैपिलरीज में फ्लो होने लगते हैं और काफ़ी ज़्यादा मात्रा में सर्कुलेशन वो बढ़ जाता है। तो इसलिए ये सी ऑप्शन करेक्ट होगा। जबकि आपका जो डी ऑप्शन है, ब्लड फ्लो टू द किडनी क्विकली इंक्रीज, ऐसा नहीं होता है। ये सी ऑप्शन सही है। The 48 number question, electric activity of the brain during mapping can be recorded by। तो इसका जो 4 ऑप्शन दिया गया है, fMRI, EEG, पॉलीग्राफ और ECG। fMRI जो होता है ये फंक्शनल मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग है। इसमें क्या होता है कि जो ब्रेन है, ब्रेन में जो ब्लड फ्लो होता है, जो भी ब्लड फ्लो होता है ब्रेन में, अगर इसमें कोई स्मॉल चेंज है तो उसको डिटेक्ट करने के लिए ये इस प्रोसीजर का हम इस्तेमाल करते हैं। तो इसका रोल जो है हमारे जो ब्रेन में कोई भी डिफॉर्मिटीज आती है किसी भी तरीके से, उसको चेक करने के लिए, उसके ट्रीटमेंट के लिए करते हैं। जबकि EEG, इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफी, इसका इस्तेमाल जो है ब्रेन मैपिंग में हम करते हैं। तो ये बी ऑप्शन करेक्ट होगा। सी ऑप्शन करेक्ट क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये है इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफी, इसका संबंध जो है हमारे हार्ट से है। जबकि ये पॉलीग्राफ जो है ये भी ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि पॉलीग्राफ जो है, पॉलीग्राफ टेस्ट करते हैं किसी भी जो है फॉरेंसिक लैब में, किसी या क्रिमिनल प्रोसीजर में, कि हम इसमें ब्रेन मैपिंग करते हैं कि
कोई व्यक्ति जो है अपने स्टेटमेंट को सही दे रहा है या गलत दे रहा है, इसको मेजर करने के लिए। तो ये करेक्ट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 नंबर। प्रोस्टाग्लैंडिन्स हैव नो रोल इन द डिक्रीजिंग ऑफ। प्रोस्टाग्लैंडिन्स का रोल पूछा जा रहा है डिक्रीजिंग ऑफ में। तो यहाँ चार ऑप्शन दिए हुए हैं, ब्लड प्रेशर, ब्लड प्लेटलेट एग्रीगेशन, गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन, यूटेराइन कंट्रैक्शन में। तो जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स होते हैं ये 20 कार्बन के हाइपोथेटिकल फैटी एसिड होते हैं, और जो इनका प्रिकर्सर होता है वो एरिकिडोनिक एसिड होता है, और ये एज ए लोकल हार्मोन एक्ट करते हैं। तो अब इनका अब हम लिस्ट देखते हैं कि ये क्या क्या रेगुलेट कर सकते हैं। ये करते हैं ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करते हैं, ये इन्फ्लामेटरी प्रोसेस को रेगुलेट करते हैं, ये ब्लड क्लॉटिंग को रेगुलेट करते हैं, रिप्रोडक्शन फंक्शन को करते हैं, और इसी तरीके से पेन हुआ, फीवर हुआ, ये इनहिबिट करते हैं गैस्ट्रिक सिक्रेशन को, और इसी तरीके से ये इम्यूनोलॉजिकल जितने भी रेस्पॉन्स होते हैं, बी सेल मेडिएटेड या टी सेल्स, इनको जो है ये सप्रेस करते हैं, और ये ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट रेट को भी ये बढ़ाते हैं। तो इस आधार पे अगर हम देखें तो इनका रोल इन तीनों में नज़र आता है, लेकिन इसमें इसका कोई रोल नहीं है यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन में, इसलिए जो है नो रोल इन्होंने पूछा है। तो ये ऑप्शन करेक्ट होगा, यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन। अगला क्वेश्चन है 50 नंबर। द मोस्ट प्रोबेबल प्लेस वेयर लाइफ वुड हैव ओरिजिनेटेड, आउटर स्पेस, इन ओशियन, बैमन रॉक्स, डीप हाइड्रोथर्मल वेंट्स। तो इस ऑप्शन को ऑप्शन देखने से पहले हम इसको डिस्कस कर लेते हैं कि ये कहाँ ओरिजिनेट हो सकता है लाइफ। तो जो अभी तक की जो डिस्कवरी है उसके आधार पे ये देखा गया है कि 1977 में डीप हाइड्रोथर्मल वेंट्स को डिस्कवर किया गया था, जबकि जो कंडीशन थे वहाँ पे, जो डीप हाइड्रोथर्मल वेंट था वहाँ पे टेम्परेचर जो था वो 350 डिग्री सेल्सियस था। 350 जो कि एक संभावित साइट हो सकता है, प्लॉसिबल हो सकता है आपके लाइफ के ओरिजिन के लिए। और इसी को देखते हुए एक सिनेरियो प्रपोज किया था, इनका एक साइंटिस्ट का नाम था वेस्टर हाउजर और ह्यूबर ने। वेस्टर हाउजर और उनके कलीग थे ह्यूबर। इन्होंने एक सिनेरियो प्रपोज किया था कि जो बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं उसको एक्ट करने के लिए जो आज के प्रेजेंट कंडीशन में जो कैटालिटिक एक्टिविटी एंजाइम्स करते हैं वो जो है मेटेलिक आयन, उस समय जो है मेटेलिक आयन ये काम करते थे। तो ऐसा देखा गया कि जो डीप हाइड्रोथर्मल वेंट्स थे वहाँ ये मेटेलिक आयन डिफरेंट फॉर्म्स में प्रेजेंट थे, और जो लाइफ ओरिजिन की जो कंडीशन है, हाई टेम्परेचर हुआ और वाटर की हुआ और जो मेटेलिक आयन है और दूसरे जो भी चीज़ें हैं वो प्रेजेंट थी। तो इस आधार पे ये माना जा सकता है ये आंसर करेक्ट हुआ, डीप हाइड्रोथर्मल वेंट्स। इसको रिवाइज्ड आंसर की में कमीशन ने इसी डी ऑप्शन को भी करेक्ट माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55 नंबर। ब्लड इन सम एनिमल्स इज ब्लू ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ। इन्होंने पूछा है कि कुछ एनिमल्स का जो है ब्लड जो होता है वो ब्लू होता है। तो ब्लू क्यों होता है?
तो ऐसा देखा गया है कि जो हीमोसाइनिन होता है, इसमें कॉपर प्रेजेंट होता है, जो कि इसको जो हीम प्रोटीन है, जो जिसके साथ ये कॉन्जुगेटेड है कॉपर, वो उसको ब्लू कलर देता है, जिसकी डिस्कवरी 1878 में की गई थी। ऑक्टोपस एक मोलस्क है, ऑक्टोपस वल्गेरिस में। तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। जबकि साइटोक्रोम जो है एक कॉन्जुगेटेड प्रोटीन है, जिसमें हीम ग्रुप लगा रहता है, ये कॉन्जुगेटेड प्रोटीन है। मायोग्लोबिन भी एक आपको ऑक्सीजन बाइंडिंग जो है प्रोटीन है, और ये भी एक हीम प्रोटीन है। और हीमोग्लोबिन जो ब्लड में पाया जाता है, रेड ब्लड सेल्स में, वो भी आपका हीम प्रोटीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 52 नंबर, ए पर्सन ऑफ ब्लड ग्रुप ए कैन बी ट्रांसफ्यूज्ड ब्लड ऑफ विच ग्रुप। यहाँ ए बी का पूछा है, ब्लड ग्रुप ए बी कैन बी ट्रांसफ्यूज्ड ब्लड ग्रुप ऑफ विच ग्रुप। तो इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो जो ए बी ब्लड ग्रुप्स के आरबीसी जो होते हैं, इनके मेम्ब्रेन पे ए और बी दोनों एंटीजेंस प्रेजेंट होते हैं, जबकि कोई भी एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं होती है, ए या फिर बी, इसमें से कोई भी एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं होती है। तो यहाँ करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ये करेक्ट ऑप्शन होगा आपका ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53 नंबर। यहाँ पूछा है क्वेश्चन इन्होंने, ओवर डायलेशन ऑफ स्टमक रिजल्ट। तो ये इसका आंसर क्या होगा? आंसर जो होगा ये बेल्चिंग होगा, बेल्चिंग। यहाँ इन्होंने जी नहीं दिया है, ये बेल्चिंग होगा। बेल्चिंग मतलब होता है डकार लेना। डायरिया हो नहीं सकता, क्योंकि इसमें लूज मोशन वगैरह स्टार्ट हो जाते हैं। इरिटेशन भी नहीं होगा, जो है रिगॉज फॉर्मेशन भी नहीं होगा, क्योंकि जो रिगॉज होता है वो स्टमक के अंदर जो होता है, सरफेस होता है, जो कैंप इसमें जो डीप ये इस तरीके से बने होते हैं, उसको रिगॉज कहते हैं, स्टमक की इनर लाइनिंग में। तो ये ऑप्शन डी करेक्ट होगा, क्योंकि ओवर डायलेशन ऑफ स्टमक क्यों हो सकता है? ये हो सकता है ओवर ईटिंग से भी हो सकता है, और गैस्ट्रिक फॉर्मेशन से भी हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग लेइंग मैमल्स। तो इसका ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इसका ऑप्शन जो होगा, जो मार्सुपियल्स है, बैट्स है, इंसेक्टिवोर्स है, ये नहीं होंगे, मोनोट्रिम्स होते हैं। ये एग लेइंग मैमल्स होते हैं, जैसे एकिडना हुआ, ये प्लेटिपस हुआ, ये सारे जो है ये। नाउ 55 number question, when two related populations that have geographically isolated come back into contact, retain their reproductive isolation and compete for resources, these may be a divergence in trait known as। तो यहाँ 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, और इन्होंने पूछा है कि जो जियोग्राफिकली जब आइसोलेट होते हैं कोई एक पॉपुलेशन से, उसका जो है एक छोटा सा पार्ट, ये एक स्पेसिएशन का कारण बनता है, न्यू स्पीसीज फॉर्म करते हैं। तो जो नई स्पीसीज होती है वो जो पेरेंट स्पीसीज है उससे रिप्रोडक्टिवली जो है आइसोलेटेड होते हैं, मतलब उनके बीच में रिप्रोडक्शन नहीं हो सकता, वायबल जो है ऑफ स्प्रिंग फॉर्म नहीं हो सकते हैं। लेकिन चूंकि वो उनका एक ही
जीन पूल से ओरिजिनेट हुए हैं, तो उनमें बहुत सारे कैरेक्टर जो है मिलेंगे और बहुत सारे नहीं भी मिलते हैं। तो उनको मार्फोलॉजिकली अगर देखेंगे तो उनके जो कुछ कैरेक्टर्स ऐसे हैं जो कि अलग होंगे, और चूंकि वो रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड है तो उनके बीच में रिप्रोडक्शन भी नहीं होगा। इसका जो सबसे अच्छा एग्जाम्पल है वो डार्विन फिंचेस है, जो कि डिफरेंट इकोलॉजिकल नीचे के अकॉर्डिंगली वो उन्होंने अडॉप्ट किया। तो इस टाइप के जो ट्रेट होते हैं जिसमें जो डाइवर्जेंस आता है जियोग्राफिकली आइसोलेट होने की वजह से, वो कैरेक्टर डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। तो यहाँ पे जो बी ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग फॉर एस्केरिस। एक्चुअल में यहाँ पे रॉन्ग की जगह करेक्ट होना चाहिए था, क्योंकि जो एस्केरिस होती है, एस्केरिस में ये जो है ये डाइमॉर्फिज्म शो करते हैं, मतलब मेल और फीमेल जो है अलग अलग होते हैं। तो जो मेल होता है उसमें ये मोनोआर्किक कंडीशन होता है जिसमें सिंगल टेस्टिस प्रेजेंट होता है, जबकि फीमेल में ओवरीज जो होती हैं वो डाइडल्फिक होती हैं, मतलब कि दो ट्रैक होते हैं ओवरीज के, दो ओवरीज प्रेजेंट होते हैं। तो इस हिसाब से आंसर जो है ए होगा। हालांकि कमीशन के रिवाइज्ड आंसर की में इसका आंसर ए ही दिया गया है। अगला क्वेश्चन है टैक्सोनॉमी से रिलेटेड ही है। ये टैक्सॉन इज 57 नंबर है। टैक्सॉन हम क्या डिफाइन करेंगे? ए जीनस, ए टैक्सोनॉमिक यूनिट, ए स्पीसीज, ए टैक्सोनॉमिक कैटेगरी ऑफ एनी रैंक। तो इसका आंसर जो होगा रिवाइज्ड आंसर की के अकॉर्डिंगली बी और डी दोनों होगा, क्योंकि जो टैक्सॉन होता है वो एक रैंक होता है। जो क्लासिफिकेशन की जो हायरार्की है आपके जीनस, फैमिली, क्लास, ऑर्डर और जो भी फाइलम, किंगडम वगैरह तक है, तो जो भी हायरार्की है, हर जो हायरार्की है, तो हर कैटेगरी को एक रैंक दिया जाता है और उसी रैंक को हम टैक्सॉन भी कहते हैं। तो यहाँ पे ये एक तरीके से जो जितनी भी हायरार्की है, जैसे फाइलम है, क्लास है, ऑर्डर है, जो भी है, ये क्वेश्चन विथ रेफरेंस टू किडनी फंक्शन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। हमें किडनी फंक्शन के उसके रिलेशनशिप में ये कौन सा करेक्ट ऑप्शन है उसको देखना है। तो पहला ऑप्शन है ड्यूरिंग समर व्हेन ब्लड लॉस लॉट ऑफ वाटर बाय इवेपोरेशन द रिलीज ऑफ एडीएच इज सप्रेस। ये रॉन्ग स्टेटमेंट है, क्योंकि जो जैसे जैसे ब्लड लॉस होता है, वाटर लॉस होता है, तो वाटर को रिटेन करने के लिए एडीएच का अमाउंट जो होता है, जिसको वेसोप्रेसिन भी कहते हैं, वो बढ़ जाता है। बी ऑप्शन व्हेन समवन ड्रिंक्स लॉट ऑफ वाटर एडीएच रिलीज्ड इज सप्रेस्ड। ये जो है करेक्ट है, क्योंकि जब हम ज़्यादा मात्रा में हम वाटर ड्रिंक करते हैं तो जो एडीएच का जो रिलीज है वो सप्रेस हो जाता है, क्योंकि वहाँ ऐसी कोई चीज़ नहीं है। हम ऐसे कंडीशन में जो यूरिन का जो अमाउंट है वो भी बढ़ जाता है, लेकिन जब बॉडी को कंटिन्यूअस वाटर मिलता रहता है तो एडीएच को जो है उसके लेवल को बॉडी को बढ़ाने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। तो इसलिए ये बी ऑप्शन करेक्ट होगा। नाउ 59 नंबर क्वेश्चन, विटामिन जी इज ऑल्सो नोन एज। विटामिन जी जो है, विटामिन जी जो है ये विटामिन बी टू का, विटामिन बी टू मतलब राइबोफ्लोविन का ये पुराना नाम है। तो यहाँ ऑप्शन जो है ए करेक्ट होगा। 1937 के आसपास में जो विटामिन B2 है, जिसे राइबोफ्लोविन भी कहते हैं, उसे
विटामिन जी से रेफर किया जाता था। 60 नंबर क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एसोसिएटेड विथ कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर क्या होता है? कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर में क्या होता है कि जब सबस्ट्रेट और एंजाइम की बाइंडिंग होती है किसी रिएक्शन को कैटलाइज करने के लिए, तो जो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर होते हैं वो एंजाइम्स के कैटालिटिक साइट्स पे बाइंड कर जाते हैं, जबकि जो सबस्ट्रेट के मॉलिक्यूल होते हैं वो नहीं बाइंड कर पाते हैं, जिससे क्या होता है कि जो एंजाइमेटिक प्रोसेस होता है जिसको फास्ट होना चाहिए वो स्लो हो जाता है। जब ऐसी कंडीशन बनती है तो जब कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर डालते हैं तो ये क्या करता है, जो एंजाइम का केएम वैल्यू है उसको ये बढ़ा देता है, जिससे रेट ऑफ रिएक्शन जो है जो है वो डिक्रीज हो जाता है। जबकि जो ये इस कंडीशन डिक्रीज द वी मैक्स वैल्यू, ये अनकम्पिटिटिव इनहिबिटर और प्योर नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर के केस में वी मैक्स वैल्यू कम होती है। और इसी तरीके से जो केएम वैल्यू है केएम वैल्यू जो है ये अनकम्पिटिटिव इनहिबिटर के केस में केएम वैल्यू जो है वो घटती है, और जबकि आपके कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर के केस में केएम वैल्यू जो है इंक्रीज हो जाता है, जिससे कि रेट ऑफ रिएक्शन घट जाता है। अगला क्वेश्चन है फैटी एसिड 61, फैटी एसिड दैट कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड बाय प्लांट। तो इसमें से 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, लिनोलाइक एसिड, लिनोलाइटिक एसिड और पाल्मिटिक एसिड। तो इन चारों ऑप्शन में है ये 3 जो भी फैटी एसिड हैं ये तीनों सिंथेसाइज किए जाते हैं प्लांट से, जबकि इसके बारे में प्लांट से कोई ऐसा रिपोर्ट नहीं है या कोई ऐसा रिसर्च नहीं है कि जो ये दर्शाता हो कि लिनोलाइट जो है वो प्लांट प्रोड्यूस करते हैं। नाउ 62 नंबर क्वेश्चन, यहाँ इन्होंने एक क्वेश्चन है, मिनिमम नंबर ऑफ मेयोटिक डिवीजन रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 50 सीड्स ऑफ एंजियोस्पर्म्स। तो यहाँ 50 सीड्स को हमें प्रोड्यूस करने के लिए कितने जो है मेयोटिक डिवीजन होने चाहिए? तो 2 चीजें होती हैं सीड्स के लिए, जो है एक स्पर्म की आवश्यकता होती है और एग की। तो जो स्पर्म है और एग है, ये स्पर्म जो है अगर आप देखें तो 13 × 4 जो है 52, लगभग 52 जो है ये स्पर्म प्रोड्यूस हो रहा है 13 मेयोटिक डिवीजन के थ्रू, जबकि एग जो होता है वो अगर 50 सीड्स बनने हैं तो 50 एग्स को प्रोड्यूस करने के लिए 50 जो है मेयोटिक डिवीजन की जरूरत होती है। हाँ, 50 मेयोटिक डिवीजन की जरूरत होती है। तो इस तरीके से देखेंगे आप कि स्पर्म्स का 30 और एग का, ये स्पर्म का हो गया मेयोटिक डिवीजन और ये हो गया एग का मेयोटिक डिवीजन, ये हो गया टोटल 63। तो करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो 63 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि which of the following is the major fat in adipose tissue of mammals। तो यहाँ मैमल्स के केस में जो है एडिपोज टिश्यू में कौन सा मैक्सिमम अमाउंट ऑफ फैट प्रेजेंट होता है, ये इस क्वेश्चन को पूछा गया है। तो ये 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, तो 4 ऑप्शंस में जो है ये ऑप्शन आपका जो है करेक्ट होगा, ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल। ऐसा क्यों है? क्योंकि आप देखेंगे कि जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 63, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर फैट इन एडिपोज टिश्यू ऑफ मैमल्स।
मैमल्स के जो एडिपोज टिश्यू हैं उसमें मेजर फैट क्या होता है? इसमें मेजर फैट जो होगा वो ट्राइसाइल ग्लिसरॉल होगा। क्यों? क्योंकि ये ऐसा फॉर्म है ये लिपिड का जिसमें इसको कम स्पेस की ज़रूरत होती है, जिससे वो ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी को स्टोर किया जा सके। अगर इसकी जगह अगर ग्लाइकोजन लेंगे या ग्लाइकोजन के फॉर्म में अगर फैट को स्टोर किया जाएगा तो इसके लिए स्पेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो ये करेक्ट ऑप्शन होगा बी। नाउ द 64 नंबर, द टू आइसोटोप्स ऑफ द सेम एलिमेंट डिफर इन देयर नंबर ऑफ। जो यहाँ आइसोटोप्स की बात कर रहे हैं, तो आइसोटोप्स में क्या होता है? आइसोटोप्स में जो है सेम नंबर ऑफ, ये न्यूक्लियस हो गया, मान लीजिए ये न्यूक्लियस हो गया और इसके चारों ओर जो है इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो इसमें क्या होता है कि जो सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो बराबर होंगे। जब इलेक्ट्रॉन बराबर होंगे तो जो न्यूक्लियस में क्या होता है? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। तो नेचुरली इलेक्ट्रॉन और आपके जो है प्रोटॉन का जो नंबर होता है वो एक ही होता है। ये प्रोटॉन जबकि आपका पॉजिटिव होता है और इलेक्ट्रॉन जो होता है निगेटिव होता है। तो यहाँ पे किसका डिफरेंस आएगा? फिर आपके न्यूट्रॉन्स का। तो ये ए ऑप्शन सही होगा। 65 नंबर, द स्ट्रक्चर ऑफ लिपिड राफ्ट इज कैरेक्टराइज्ड बाय अबंडेंस ऑफ। लिपिड राफ्ट होता क्या है? लिपिड राफ्ट जो है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है उसमें माइक्रोडोमेन रीजन होता है, एक माइक्रोडोमेन होता है जो कि जो प्रोटीन और लिपिड जो पाए जाते हैं उसके जो है एडिशनल इसमें जो है कोलेस्ट्रॉल, स्पिंगोलिपिड, कुछ एंकरिंग प्रोटीन और कुछ ग्लाइकोलिपिड से इनरिच्ड होते हैं। ये रीजन जो होता है वो सेल टू सेल कांटेक्ट में जो है हेल्पफुल होता है। तो इसके लिए जो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें से ये सैचुरेटेड जो है हाइड्रोकार्बन वाला ऑप्शन करेक्ट होगा, क्योंकि यही जो है लिपिड राफ्ट का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। वहाँ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जैसे कोलेस्ट्रॉल वगैरह हुआ, स्पिंगो लिपिड्स वगैरह हुआ, वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66 नंबर जो है, इसमें ये है द जीनोटाइप ऑफ इंडिविजुअल हैविंग सेक्सुअल कैरेक्टर ऑफ फीमेल। तो ये इन्होंने 4 जीनोटाइप्स दिए हैं ऑप्शन में, 4 जीनोटाइप्स दिए हुए हैं ऑप्शन में। तो जो पहला ऑप्शन ए है ये XXY, ये जो है ये जो एडिशनल X क्रोमोसोम है ये इसकी वजह से जो कॉम्प्लेक्सिटी आएगी वो उससे सुपर फीमेल कहते हैं, और इस कंडीशन को कहते हैं सुपर मेल, क्योंकि यहाँ एडिशनल 2 Y क्रोमोसोम है और यहाँ पे एक जो है सेक्स क्रोमोसोम एब्सेंट है, केवल एक X क्रोमोसोम है। इस कंडीशन को कहते हैं स्टेराइल फीमेल, और ये टर्नर सिंड्रोम के कंडीशन में ऐसा ही होता है। और फिर ये XXY ये कंडीशन जो होता है वो स्टेराइल मेल का कंडीशन जो है ये बनाता है। तो इन्होंने क्वेश्चन किया है कि सेक्सुअल कैरेक्टर ऑफ फीमेल इज हैविंग सेक्सुअल कैरेक्टर ऑफ फीमेल इज, तो यहाँ मोर देन 2 है। एक तो आपका ये हुआ ऑप्शन ए और दूसरा जो है आपका ये बी ऑप्शन। तो यहाँ एक से ज़्यादा ऑप्शन जो है प्रेजेंट है। तो इसको जो है कमीशन ने जो है इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 67 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बार बॉडी।
अब ये बार बॉडी होता क्या है, जो भी एक्स क्रोमोसोम होता है जैसे फीमेल में जहाँ एक्स एक्स कंडीशन होती है वहाँ पे, यहाँ जो होता है जो एक एडिशनल ये एक्स क्रोमोसोम होता है, इसको ही बार बॉडी कहते हैं। जबकि मेल में जहाँ जो केवल एक सिंगल एक्स प्रेजेंट होता है, ये ऐसा होता क्यों है, ये जो है इसको जो फीमेल होती है उसमें जो है खासतौर पे जो ह्यूमन फीमेल, उसमें एक एक्स क्रोमोसोम को जेनेटिकली इनएक्टिवेट किया जाता है। इसको आपको डोजेस कंपनसेशन भी कहते हैं, जिससे जो है कि जो भी जेनेटिक एक्सप्रेशन है, जो भी जीनोम लेवल पे एक्सप्रेशन है, वो उसमें इक्विलिब्रियम बना रहे हैं, उसमें बैलेंस बना रहे हैं। तो यहाँ जो है क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बार बॉडी इज, तो एक्स आपका ऑप्शन क्या होगा, बी करेक्ट होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 68 नंबर, टू एनिमल सेल्स आर इंटरकनेक्टेड बाय, यहाँ एनिमल सेल्स के बारे में पूछा है। एनिमल सेल्स जो है इंटरकनेक्टेड होते हैं। तो ये यहाँ 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा डेस्माटा, डेस्मोसोम्स और सेल वॉल। तो ये सेल वॉल जो है प्लांट सेल में प्रेजेंट होते हैं। ये प्लाज्मा डेस्माटा जो है ये भी प्लांट में प्रेजेंट होता है। केवल डेस्मोसोम्स जो है वो एनिमल सेल्स को ही कनेक्ट करते हैं। डेस्मोसोम्स होते क्या हैं, ये जो है ये ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन होते हैं कैडरिन ग्रुप्स के, और ये जो साइटोप्लाज्मिक साइड में जो होते हैं ये प्लाक की तरह स्ट्रक्चर बनाते हैं और जो है केराटिन फिलामेंट से जो है अटैच्ड रहते हैं। तो ये इस टाइप का जो स्ट्रक्चर होता है वो एनिमल सेल्स में ही केवल जो डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, सिंथेसिस होता है, उसमें आपने देखा होगा कि ये जो रेप्लिकेशन फोर्क बनता है, ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम एंड 3 प्राइम टू 5 प्राइम। तो जो डीएनए का रेप्लिकेशन होगा वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम होगा लीडिंग स्ट्रैंड में, और जो लैगिंग स्ट्रैंड होगा वहाँ भी ये ऐसे 5 प्राइम टू 3 प्राइम होगा। तो आप ये देख रहे हैं कि जो रीडिंग ऑफ फ्रेम है ये 3 प्राइम तो 5 प्राइम डायरेक्शन में है, इस तरीके से ये इस तरीके से डायरेक्शन में जा रहा है। और ऐसे जो लीडिंग स्ट्रैंड जो बन रहा है वो भी जो है टेम्पलेट स्ट्रैंड के 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में बन रहा है। तो हमारा जो रीडिंग फ्रेम होगा वो इस कंडीशन में हमेशा 3 प्राइम टू 5 प्राइम ही होगा। अच्छा, ये ऐसा कंडीशन जो है डीएनए रेप्लिकेशन के अलावा डीएनए ट्रांसक्रिप्शन के दौरान भी, मतलब आरएनए सिंथेसिस के दौरान भी जो रीडिंग फ्रेम होगा हमारा वो 3 प्राइम टू 5 प्राइम डायरेक्शन में ही होगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है 70 नंबर क्वेश्चन। इसमें ये पूछा है द सेंट्रोमियर मूव्स टुवर्ड्स पोल इन। तो यहाँ पे सेंट्रोमियर के मूवमेंट को पूछा गया है कि पोल की तरफ जो है वो किस फेज में जो है मूव करता है। तो जैसा कि जो सेल डिवीजन, अगर माइटोसिस को एज एग्जांपल लें तो उसमें होता है प्रोफेज, प्रोमेटाफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। तो मेटाफेज में आपने देखा होगा कि जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो
आके जो है इक्वेटर पे अरेंज हो जाते हैं। लेकिन अरेंज होने के बाद जो पोल के टुवर्ड्स जो इनको जो है माइक्रोट्यूब्यूल्स के द्वारा जो इनको जो है पार्ट किया जाता है, वो जो फेज होता है वो क्या होता है, एनाफेज। क्योंकि टीलोफेज में फिर साइटोकाइनेसिस वगैरह भी स्टार्ट हो जाती है, मतलब जो सेल का साइटोप्लाज्म है वो उसका डिवीजन स्टार्ट हो जाता है। देन 71 क्वेश्चन, इन ए लिपिड बाइलेयर द लिपिड्स हैव, इसमें 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। ए देयर वाटर रिपेलिंग हेड फेसिंग टुवर्ड्स इनवर्ड्स, their water repelling tails facing inwards, their hydrogen bond forming head facing inwards, their hydrogen bond forming tails facing inwards। तो इसमें क्या होता है कि वो ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, जो ये आपको हाइड्रोफोबिक हेड, अरे सॉरी हाइड्रोफिलिक हेड और हाइड्रोफोबिक टेल, इस तरीके से जो है लिपिड बाइलेयर की संरचना होती है आपके इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। इसके ये जो टेल होता है ये लिपिड का बना हुआ होता है जो है। तो ये जो हाइड्रोफोबिक पार्ट है वो इंटीरियर में होता है। तो उसके अकॉर्डिंग जो है आपका बी ऑप्शन जो है करेक्ट है। देयर जो वाटर रिपेलिंग टेल फेसिंग इनवर्ड्स, जो इसका जो हाइड्रोफोबिक पार्ट है यानी वाटर रिपेलिंग वो इनवर्ड से रहेगा, और जो हाइड्रोफिलिक हेड है वो आउटवर्ड रहेगा, ये साइटोप्लाज्मिक फेस में रहेगा, ये आउटसाइड जो सेल रहेगा आउटसाइड इन्वायरमेंट के टुवर्ड्स रहेगा। Now 72 क्वेश्चन, RNA synthesis requires which of the following। ये बहुत ही जो है सिंपल सा क्वेश्चन है कि ट्रांसक्रिप्शन के बारे में इन्होंने पूछा है कि आरएनए का सिंथेसिस किस टेम्पलेट पे होता है, तो वो डीएनए टेम्पलेट पे। एमिनोटेरिन इज यूज्ड ड्यूरिंग द प्रोडक्शन ऑफ हाइब्रिडोमा सेल्स बिकॉज, जो एमिनोटेरिन जो है इसका इस्तेमाल हैट मीडिया में होता है। तो जब नॉर्मल सेल हम इसमें ग्रो कराते हैं तो जो एमिनोटेरिन वाला कंपोनेंट है वो इसके डी नोवो पाथवे से जो न्यूक्लिक एसिड का सिंथेसिस है डी नोवो पाथवे से उसको जो है ये ब्लॉक कर देता है। लेकिन इसमें एक अनदर जीन प्रेजेंट होता है HGPRT जीन, जो क्या करता है कि ये हाइपोजेंथिन और डीऑक्सीथाइमिडीन ये दोनों का इस्तेमाल करते हुए साल्वेज पाथवे से ये न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस जो है वो कंटिन्यू करता है। तो क्या होता है कि जो हाइब्रिडोमा सेल्स होते हैं उसमें जो कार्सिनोमा वाला सेल वाला जो पार्ट होता है उसमें ये HGPRT जीन एब्सेंट होता है, जिसके कारण वो हैट मीडिया पे ना तो डी नोवो पाथवे से सिंथेसाइज कर सकता है न्यूक्लिक एसिड को, ना ही साल्वेज पाथवे से। लेकिन जब इसको हम फ्यूज्ड करा देते हैं बी सेल से जो एक नॉर्मल सेल होता है, तो ऐसे कंडीशन में वो साल्वेज पाथवे से न्यूक्लिक एसिड सिंथेसाइज कर सकता है। और जो इस वजह से सेलेक्टेड जो प्लाज्मा बी सेल्स होते हैं जो हमारा पर्टिकुलर एंटीबॉडी प्रोडक्शन के लिए होता है, उनका हम इसके थ्रू सिलेक्शन करते हैं। तो इसका आंसर होगा ए, इट ब्लॉक्स डी नोवो पाथवे। नाउ 74 नंबर क्वेश्चन, ये इफ द ट्रांसप्लांट और ग्राफ्ट is between the member of different species then it is called, इसको क्या कहेंगे अगर वो डिफरेंट जो है मेंबर स्पीसीज का होगा तो क्या कहेंगे इसको कहेंगे ए जेनोग्राफ्ट। जबकि एलोग्राफ्ट में जो होता है वो
जो जेनोग्राफ्ट होता है इसमें जो है जो ट्रांसप्लांटेशन होता है वो डिफरेंट स्पीसीज के बीच में होता है, और जबकि एलोग्राफ्ट होता है वो सेम स्पीसीज के जेनेटिकली जो है जो आइडेंटिकल नहीं होते हैं जेनेटिकली उनके बीच में होता है, मतलब ये विद इन स्पीसीज होता है। और आइसोग्राफ्ट में क्या होता है कि जेनेटिकली जो है आइडेंटिकल इंडिविजुअल के बीच में होता है, माने विद इन स्पीसीज, एंड ये स्पीसीज के भी विद इन होगा और जेनेटिकली आइडेंटिकल इंडिविजुअल के बीच होगा। जबकि ऑटोग्राफ्ट में क्या होता है कि उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के या जो भी पेशेंट है जिसको ग्राफ्ट की जरूरत है उसके जो बॉडी का एक ऑर्गन से निकाल के दूसरे ऑर्गन में उसको ट्रांसप्लांट किया जाता है, जैसे स्किन ट्रांसप्लांटेशन। Now next question 75 number. The presence of two or more cell lines from different zygotes in a single individual is known as. यहाँ क्या है कि जैसे कि आपने जो है दो डिफरेंट जो है जाइगोट्स लिए, आपने दो डिफरेंट जाइगोट्स लिए और उसको क्या किया आपने फ्यूज करा दिया। अब जो एनिमल जो अब ऑर्गेनिज्म बनेगा उसको करेंगे काइमेरिक एनिमल, या इसको कहते हैं काइमेरिज्म। जबकि मोजेसिज्म में क्या होता है कि जो विद इन ऑर्गेनिज्म टू डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स प्रेजेंट होते हैं, तो इसको कहते हैं मोजेसिज्म। तो इसमें मोजाइक जो है सेल्स प्रेजेंट होते हैं बॉडी में। Now 76 number question. The cell surface receptor may be any of the following except G protein linked, ये भी सेल सरफेस रिसेप्टर प्रोटीन है। एंजाइम रिसेप्टर्स, ये भी सेल सरफेस रिसेप्टर प्रोटीन है। सिंगल पास ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन फॉर न्यूरोट्रांसमीटर, ये भी सेल सरफेस रिसेप्टर प्रोटीन है। केमिकली गेटेड आयन चैनल्स, ये भी सेल सरफेस रिसेप्टर्स प्रोटीन है। इस तरीके से चारों ऑप्शंस इसके सही है। आयोग ने भी चारों ऑप्शंस को सही माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 77 नंबर। द होमोलोगस प्रोटीन ऑफ मैमेलियन बीटा कैटेनिन इन ड्रोसोफिला, जो मैमेलियन बीटा कैटेनिन है उसके होमोलोगस प्रोटीन ड्रोसोफिला में क्या होता है? तो ये सी ऑप्शन सही है। ये जो है बीटा कैटेनिन के होमोलोगस प्रोटीन है, आर्मनडिलो। जबकि जो हेजहॉग है इसका होमोलोगस प्रोटीन जो है आपको मैमल्स में जो है सोनिक और इंडियन है। और ये विंगलेस प्रोटीन का जो होमोलोगस प्रोटीन है वो WNT1 और 2 है। और कैक्टस का होमोलोगस प्रोटीन 1 कप्पा बी है। तो इस तरीके से ये सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है 78 नंबर। द ओरिजिन ऑफ ब्रेन इज फ्रॉम, यहाँ ब्रेन के ओरिजिन को पूछा गया है। तो इसका जो ब्रेन का ओरिजिन होता है वो इक्टोडर्मल होता है, क्योंकि एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के समय में जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो आउटर मोस्ट टिश्यू लेयर से फॉर्म होता है एम्ब्रियो के, जो कि 3rd वीक ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट के जो न्यूरो एक्टोडर्म होता है उस जो 3rd वीक जो होता है एम्ब्रियो के, उसके न्यूरो एक्टोडर्म के रूप में ये अपीयर होता है, जो कि फर्दर जो है न्यूरल प्लेट का जो है फॉर्मेशन करता है। डॉर्सल साइड में न्यूरल प्लेट का निर्माण फॉर्म करेगा डॉर्सल साइड में। उसके बाद फर्दर इससे जो है न्यूरॉन्स, एम्ब्रियो और ग्लियल सेल्स का जो है फॉर्मेशन होता है। इस तरीके से ये ऑप्शन आपका करेक्ट हुआ। फिर अगला क्वेश्चन है
79 नंबर। इन ह्यूमन फीमेल द फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस। जो ह्यूमन फीमेल में है फर्टिलाइजेशन जो होता है वो फेलोपियन ट्यूब में होता है। फेलोपियन ट्यूब का जो स्पेसिफिक रीजन है वो है जो है एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन। एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन, ये स्पेसिफिक रीजन है। और ये फेलोपियन ट्यूब का जो ये काम होता है कि ये ओवरी से जो एग को है तो यूटेरस तक ले जाता है, जिसमें इस रीजन पे जो है फर्टिलाइजेशन होता है। जो ये जो वहाँ की कंडीशन होती है वो फेवरेबल भी होती है फर्टिलाइजेशन के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 80। एज मैमेलियन जाइगोट डिवाइड ऑल सेल्स आर टोटिपोटेंट अप टू विच सेल स्टेज। तो इन्होंने ये पूछा है कि जो मैमेलियन जाइगोट होता है वो कितने सेल स्टेज तक वो टोटिपोटेंट होता है। टोटिपोटेंट मतलब कि जो हर एक सेल्स होता है वो पूरा ऑर्गेनिज्म फॉर्म कर सकता है। तो इसका आंसर होगा सी, 8 सेल स्टेज तक जो मैमेलियन जाइगोट जो होता है एम्ब्रियो होता है वो जो उसका सेल्स होते हैं, जो सभी 8 सेल्स जो होते हैं वो टोटिपोटेंट होते हैं। फिर 81 नंबर क्वेश्चन, प्लेटलेट्स आर फॉर्म फ्रॉम दिस टाइप ऑफ सेल्स। इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका मेगाकैरियोसाइट्स। जो मेगाकैरियोसाइट्स होते हैं ये आपके बोन मैरो में प्रेजेंट होते हैं और ये पॉलीप्लॉइड सेल्स होते हैं। ये पॉलीप्लॉइड सेल्स होते हैं और ये बोन मैरो में प्रेजेंट होते हैं। इनका ये काम होता है, यही है कि जो प्लेटलेट्स हैं इनका फॉर्मेशन और इनका जो नंबर का मेंटेनेंस करना ही इनका फंक्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, फॉर द हेल्दी रेस्टिंग अबाउट पर्सन द सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर वुड बी। ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है और इसका आंसर सभी जानते होंगे। ये एक बड़ा ही कॉमन टाइप का क्वेश्चन। 182 120 आपका सिस्टोलिक होगा और 80 जो है mmHg जो है डायस्टोलिक होगा। 83 नंबर क्वेश्चन, ब्लड केमिस्ट्री शो द फॉलोइंग चेंजेस इन कंपनसेटेड रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। यहाँ पे जो है रेस्पिरेटरी एसिडोसिस के ऊपर क्वेश्चन है। तो ये जो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस होता है ये एक ऐसा कंडीशन होता है जिसमें वेंटिलेशन अगर फेलियर हो जाए, मतलब अगर सांस लेने में जो ब्रीदिंग है वो प्रोसीजर अगर किसी तरीके से उसमें ऑब्स्ट्रक्शन होता है या रुकता है तो क्या होता है कि जो ब्लड में CO2 का लेवल बढ़ता चला जाता है। तो इससे जो आर्टेरियल जो एलिवेटेड जो है कार्बन डाइऑक्साइड का जो पार्शियल प्रेशर है वो बढ़ता है और ये क्या करता है जिससे कि ब्लड का जो है pH घटने लगता है। तो इस हाइपोवेंटिलेशन वाले कंडीशन में जो है एसिडोसिस और हाइपरकैप्निया फॉर्म होता है। तो इस कंडीशन में क्या क्या होगा, इंक्रीज्ड CO2 लेवल, जो आपका वेंटिलेशन नहीं हो पाएगा तो CO2 लेवल बढ़ेगा ही बढ़ेगा। इंक्रीज्ड बाइकार्बोनेट ये भी बढ़ जाएगा और डिक्रीज क्लोराइड। इस प्रकार से चारों ऑप्शन आपके सही है। अगला क्वेश्चन है 84, यूरिया सिंथेसिस अकर्स इन। ये एक कॉमन टाइप का क्वेश्चन है। जो यूरिया की सिंथेसिस होती है वो आपको ये कहाँ होती है, किडनी में, ब्रेन में, मसल या लीवर। तो ऑप्शन बी लीवर करेक्ट है, क्योंकि जो लीवर के जो माइटोकॉन्ड्रियल और साइटोसोलिक ये जो दोनों एंजाइम होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं यूरिया साइकिल में। इसको ऑर्निथिन साइकिल भी कहते हैं।
और यहाँ लीवर में आपका यूरिया सिंथेसाइज होता है और वहाँ से वो पोर्टल वेन के थ्रू, हेपेटिक पोर्टल वेन के थ्रू जो है वो किडनी तक ट्रांसपोर्ट होता है, जहाँ से वो एक्सक्रीट आउट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 85। लीवर सेक्रीट्स, ऑप्शन है नॉन डाइजेस्टिव जूस, जबकि लीवर जो है बाइल सिक्रीट करता है। बी काइमोट्रिप्सिन, ये काइमोट्रिप्सिन जो है पैनक्रियास सिक्रीट करता है। नो एंजाइम, लीवर कोई एंजाइम सिक्रीट नहीं करता है, तो ये ऑप्शन यहाँ करेक्ट होगा। और जबकि ये साल्ट में बाइल साल्ट लीवर में प्रोड्यूस्ड होता है, इसलिए ये ऑप्शन भी नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 86 नंबर। TRH इज प्रोड्यूस्ड बाय, TRH मतलब थायराइड रिलीजिंग हार्मोन। तो TRH क्या होता है? ये एक पेप्टाइड हार्मोन है जो कि पेरीवेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई हाइपोथैलेमस में ये हाइपोथैलेमस से ये रिलीज होता है और ये पिट्यूटरी ग्लैंड के एडिनोहाइपोफाइसिस को ये जो है पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है उसका जो एंटीरियर पोर्शन है, इसको जो है ये पोर्टल वेन के थ्रू ये आता है और ये स्टिमुलेट करता है और ये जो है TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन सिक्रीट करता है। तो इस प्रकार से जो आंसर होगा वो ये होगा, ये हाइपोथैलेमस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 87। इन बर्ड्स एंड मैमल्स विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्परेचर विल बी नियरेस्ट टू द कोर टेम्परेचर। तो इसके ऑप्शंस जो दिए हुए हैं, एक्सिलरी टेम्परेचर, एक्सिलरी जो बॉडी पार्ट का जो है सबसे डिस्टेंट पार्ट होता है, जैसे कि पाम हुआ, सोल हुआ, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। देन ग्रोइन टेम्परेचर, ये भी जो है डिस्टेंट पार्ट होता है, ये जबकि बॉडी के आउटर रीजन का जो है टेम्परेचर होता है, तो ग्रोइन से जो टेम्परेचर लेते हैं। और ओरल टेम्परेचर ये भी नहीं होगा क्योंकि ये मेन बॉडी मास का पार्ट नहीं होता है, जबकि जो रेक्टल पोर्शन है ये जो मेन जो बॉडी है, जो मेन बॉडी है आपका, उसका जो है जो मेन विसरल पार्ट है वो उसके काफी ये क्लोज है, तो रेक्टल टेम्परेचर जो है नियरेस्ट होता है कोर टेम्परेचर के, तो ये ऑप्शन डी करेक्ट होगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोसेस ऑफ जेनेटिक म्यूटेशन इज, ऑप्शन है रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल, पार्शियली रिवर्सिबल, कंटिन्यूअस। तो इसका जो इसके ऑप्शंस के अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं तो जो जेनेटिक म्यूटेशंस होते हैं वो रिवर्सिबल नहीं होते हैं और ना ही पार्शियली रिवर्सिबल होते हैं, तो इसलिए ये दोनों ऑप्शन नहीं होगा। और जो प्रोसेस होता है जो जेनेटिक म्यूटेशन का वो सडन होता है, वो कंटिन्यूअस नहीं होता, इसलिए ये ऑप्शन भी नहीं होगा। हाँ, जबकि जो जेनेटिक म्यूटेशंस जो होते हैं वो इरिवर्सिबल हो जाते हैं, एक बार ये हो जाते हैं, इसका जो डेफिनेशन ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो 89 नंबर है। इसमें ये क्वेश्चन है कि नोबेल प्राइज फॉर कोरनबर्ग एंड ओकाया वाज अवार्डेड फॉर, तो इसका आंसर जो होगा वो डी होगा। इन्होंने जो है ये मैकेनिज्म ऑफ बायोलॉजिकल सिंथेसिस ऑफ जो है डीएनए और आरएनए को डिस्कवर किया था, जिसके लिए उन्हें 1959 में दोनों को एक साथ जो है मेडिसिन में नोबेल प्राइज मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 90। ए क्रॉस बिटवीन रिसेसिव पेरेंट एंड हाइब्रिड इज टर्म्ड एज, यहाँ पे जो है इन्होंने रिसेसिव पेरेंट को लिया है, जैसे मान लीजिए आपने क्रॉस किया टीटी टॉल, जो है मोनोहाइब्रिड क्रॉस था जो मेंडल का, और स्मॉल टीटी जो है ड्वार्फ वैरायटी जो है
दूसरा पेरेंट। तो माना कि ये मेल है, ये फीमेल है, तो अब इनके क्रॉस से जो फर्स्ट F1 जनरेशन जो होगा वो सभी हाइब्रिड आपको आएंगे। इनका फिनोटाइप जो है टॉल होगा, लेकिन वो हेटेरोजाइगस होंगे। लेकिन अब इनका जो F1 का किसी एक का क्रॉस जो है ये टीटी रिसेसिव होमोजाइगस से करा देते हैं, तो इसको क्या कहेंगे? टेस्ट क्रॉस। तो ये आंसर सही होगा। लेकिन जब इसका F1 जनरेशन के किसी एक प्रोजेनी का क्रॉस उसके पेरेंट के किसी भी से कराते हैं, या फिर आप टीटी जो टॉल होमोजाइगस से या फिर ड्वार्फ होमोजाइगस रिसेसिव से, तो डोमिनेंट या रिसेसिव कंडीशन किसी से, तो इसको कहेंगे बैक क्रॉस। जबकि मोनोहाइब्रिड क्रॉस और डाईहाइब्रिड क्रॉस में सिंगल ट्रेट को लेके उसकी स्टडी के लिए हम जो है जो क्रॉस किया जाता है उसको मोनोहाइब्रिड कहते हैं। जहाँ दो ट्रेट्स लेके स्टडी किया जाता है क्रॉस के थ्रू जेनेटिक स्टडी, तो वो डाईहाइब्रिड क्रॉस कहलाता है। तो ये ऑप्शन बी यहाँ करेक्ट होगा। नेक्स्ट का क्वेश्चन है, ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स आर यूज्ड टू इलोंगेट। ये है डीएनए रेप्लिकेशन का क्वेश्चन है। जैसे जो आपका डीएनए जब रेप्लिकेट होता है तो ये 5 प्राइम 3 प्राइम ये हो गया आपका लीडिंग स्ट्रैंड हो गया, और ये 3 प्राइम और 5 प्राइम, तो ये आपका हो गया लैगिंग स्ट्रैंड हो गया। तो इसमें जो ये पेरेंट डीएनए का जो स्ट्रैंड है, और इस पे जो जो प्रोजेनी डीएनए जो होगा वो जो सिंथेसाइज होगा वो ऐसे 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन में होगा लीडिंग स्ट्रैंड पे। लेकिन लैगिंग स्ट्रैंड पे ये पार्ट पार्ट में सिंथेसाइज होता है। ये आपका 5 प्राइम हुआ, ये 3 प्राइम हुआ, सारे फ्रेगमेंट्स को। और यहाँ इसके साथ जो है प्राइमर लगे होते हैं, प्राइमर के साथ जो है सिंथेसिस होती है। तो ये जो छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स होते हैं बाद में इनको डीएनए पॉलीमरेज से जो है पॉलीमराइज कर दिया जाता है। तो ये छोटे फ्रेगमेंट्स जो कहलाते हैं ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। तो अब ये जो इसके अकॉर्डिंगली जो डी ऑप्शन है आपका वो करेक्ट होगा, लैगिंग स्ट्रैंड अवे फ्रॉम द रेप्लिकेशन फोर्क। तो ये जो है आपका ये टुवर्ड्स हो रहा है, ये रेप्लिकेशन फोर्क के टुवर्ड्स है, और ये जो पार्ट है ये आपका डायरेक्शन में हो रहा है अवे फ्रॉम द ये फोर्क। तो ये ओकाजाकी फ्रेगमेंट जो है ये लैगिंग स्ट्रैंड पे डीएनए सिंथेसाइज होता है। (92) क्वेश्चन, which of the following disorder does not show X-linked inheritance? यहाँ पे क्वेश्चन है कि कौन सा जेनेटिक डिसऑर्डर एक्स लिंक्ड है, यानी सेक्सुअली जो है अब यहाँ 92 नंबर क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डिसऑर्डर डज नॉट शो एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। तो इसमें अगर हम देखेंगे तो डसनेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जो है ये एक्स लिंक्ड है, और साथ ही साथ जो ये दो फेमस एग्जाम्पल हैं हीमोफीलिया ए एंड बी, ये दोनों भी एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस के एग्जाम्पल हैं। लेकिन जो ये टेसेट डिसऑर्डर है ये ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है, ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। तो ये जो पैटर्न शो करेगा ये ऑटोसोमल जो है इनहेरिटेंस का पैटर्न शो करेगा, इसलिए ये बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। देन 93 नंबर क्वेश्चन,
Which of the following species is responsible for quartan malaria, in which the duration of साइजोगोनी is in RBC is for 72 आवर्स के लिए होता है। तो यहाँ क्वार्टन मलेरिया कौन सा जो है प्लाज्मोडियम के स्पीसीज कॉज करता है? जैसे कि अगर ये ऑप्शन देखते हैं, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, ये आपका मैलिग्नेंट मलेरिया कॉज करता है, मलेरिया कॉज करता है। बी जो है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स जो होता है, ये बेनाइन टर्सियन मलेरिया कॉज करता है। सी प्लाज्मोडियम मलेरी, ये जो है ये क्वार्टन मलेरिया कॉज करता है। तो ये आपका ऑप्शन सी होगा। जबकि जो प्लाज्मोडियम ओवेली है ये जो है माइल्ड जो है बेनाइन टर्सियन मलेरिया ये कॉज करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 94, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ ट्यूब फिट इन स्टारफिश? जो स्टारफिश का स्ट्रक्चर होता है ट्यूब फिट का, अगर आप देखेंगे उसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है, ये स्टारफिश में एक ऐसे रिंग कैनाल होती है, उसके साथ जो है रेडियल कैनाल लगी हुई होती है ऐसे करके, और साथ ही में जो है इससे एक जो है स्टोन कैनाल के थ्रू मेड्रोपोराइट जो है यहाँ पे ऐसे अटैच रहता है। ये आपका रिंग कैनाल हुआ, और ये आपका हो गया ये रेडियल कैनाल, रेडियल कैनाल ये आपका हो गया। और इस रेडियल कैनाल के अलावा ही जो है एम्पुली ऐसे अटैच रहते हैं। अब एम्पुले की जो है ये एम्पुला का एक आपने ये उठा लिया, ये एम्पुला का स्ट्रक्चर देखा आपने, तो ये एम्पुला के स्ट्रक्चर में ये हो गया आपका एम्पुला हो गया जो है, ये हो गया आपका पोडियम, और ये हो गया सकर। इस तरीके से अगर ऑप्शन देखेंगे तो एम्पुला भी प्रेजेंट होता है आपके इसमें ट्यूब फिट में, पोडियम भी होता है और सकर भी होता है। जबकि जो स्टोन कैनाल होता है ये रेडियल कैनाल का पार्ट होता है। (95) नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज ऑफ डोमेस्टिक एनिमल इज पेयर्ड रॉन्गली? तो यहाँ पे 4 डिजीज हैं और उनके कॉज करने वाले एजेंट को दिखाया गया है। तो इसमें जो पहला जो है पहला ऑप्शन है फुट एंड माउथ डिसीज ऑफ कैटल, इसको दिया है ये स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया। जबकि फुट एंड माउथ डिसीज जो होता है एक ये वायरल डिसीज है, ये पिकोरना वायरस फैमिली का एक वायरस होता है। पिकोरना वायरस फैमिली का एक वायरस होता है एप्थोवायरस। ये जो है ये डिजीज कॉज करता है फुट एंड माउथ डिजीज। इसको जो है हुफ एंड माउथ डिसीज भी कहते हैं। ये क्या करता है कि ये क्लोव्ड जो हुफ वाले एनिमल्स होते हैं, जैसे आपका काऊ हुआ या बुफेलो हुआ या और दूसरे भी जितने बोवाइन फैमिली के हो गए या डोमेस्टिक हो या वाइल्ड एनिमल जो भी हो, उनमें ये जो है डिसीज जो है ये पाया जाता है। तो ये इनके माउथ में जो है ये ब्लिस्टर कॉज करता है और हाई फीवर कॉज करता है। बाकी का ऑप्शन, इसलिए ये ऑप्शन ये इनकरेक्टली जो है ये पेयर किया गया है। तो इन्होंने पूछा है पेयर रॉन्गली, तो ये ऑप्शन जो है
ये यहाँ करेक्ट होगा। बाकी लीवर रॉट डिजीज ऑफ बुफेलो, टेमेटोड्स के साथ टेमेटोड्स जो करता है, रेड वाटर फीवर ऑफ काउस ये स्क्लेरोजोन डिजीज है, और बोवाइन ट्यूबरकुलोसिस ये बैक्टीरियल डिजीज है। बाकी सारे जो तीनों जो हैं ऑप्शन में जो पेयरिंग है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 96 नंबर, नाइट्रेट कंटामिनेशन इन ड्रिंकिंग वाटर में बी रिस्पॉन्सिबल फॉर। मतलब कि अगर ड्रिंकिंग वाटर में अगर नाइट्रेट कंटामिनेशन है तो ये कौन सा डिजीज कॉज करता है? फ्लोरोसिस ये फ्लोरीन के कंटामिनेशन से होता है। इटाइटाई ये कैडमियम के कंटामिनेशन से होता है। मिनीमाटा डिजीज ये आपके मरकरी के कंटामिनेशन से होता है। लेकिन जो ब्लू बेबी सिंड्रोम है इसमें क्या होता है, ये नाइट्रेट कंटामिनेशन से होता है। इसमें होता क्या है, ये जो नाइट्रेट है ये आयरन को ऑक्सीडाइज कर देता है, ये इस फॉर्म में आ जाता है आयरन, और ये मेथेमोग्लोबिन फॉर्म करता है जो जिससे कि ऑक्सीजन जो होता है वो इसकी कैरिंग कैपेसिटी जो है आरबीसी की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी और इसका जो हीमोग्लोबिन का जो ऑक्सीजन बाइंडिंग कैपेसिटी रिड्यूस हो जाता है, और जिससे कि बॉडी में साइनोसिस हो जाती है, और बच्चों खास तौर पे बच्चों की जो बॉडी होती है वो ब्लू कलर की हो जाती है ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन। Now, 97 number question, which of the following succession is resulted from the changes brought about by the organism themselves? इसमें दो ऑप्शन दिए हुए हैं, एलोजेनिक सक्सेशन एंड ऑटोजेनिक सक्सेशन। तो जो ऑटोजेनिक सक्सेशन होता है, सॉरी एलोजेनिक सक्सेशन होता है, इसमें क्या होता है कि ये सक्सेशन एक्सोजीनस फैक्टर्स के द्वारा कॉज किया जाता है। इसमें ये एक एग्जांपल है प्राइमरी सक्सेशन का, क्योंकि इसमें जो होता है जो एक्सोजीनस फैक्टर्स है जैसे लाइट, विंड, टेम्परेचर, etc, ये सारी चीजें इसमें रिस्पॉन्सिबल होते हैं सक्सेशन के लिए। जैसे ये किसी नेकेड प्लेस पे जो सक्सेशन होता है, जैसे आपका जो है ऐसे प्लेस पे जहाँ पहले से कोई ऑर्गेनिज्म या न्यूट्रिएंट जो है सॉइल में प्रेजेंट नहीं हो, वहाँ ये एलोजेनिक सक्सेशन होता है। जबकि ऑटोजेनिक सक्सेशन जो है एक टाइप ऑफ सेकेंडरी सक्सेशन है। ये ऐसी जगह पे होता है जहाँ ऑलरेडी जो है सॉइल होता है, उसमें न्यूट्रिएंट भी मिलेगा, उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी होते हैं। तो इस तरीके से जो है आपका ये ऑप्शन बी जो है करेक्ट होगा, क्योंकि इन्होंने पूछा है कि ब्रॉट अबाउट बाय द ऑर्गेनिज्म देमसेल्फ, तो ये ऑटोजेनिक सक्सेशन होगा। देन 98 नंबर क्वेश्चन, द फिनोमेना ऑफ इंडस्ट्रियल मेलानिज्म डेमोन्स्ट्रेट। ऑप्शन है इंड्यूस्ड म्यूटेशन, जियोग्राफिकल आइसोलेशन, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, डी नेचुरल सक्सेशन। जो इंडस्ट्रियल मेलानिज्म है ये डेमोन्स्ट्रेट किया जाता है करता है नेचुरल सिलेक्शन को, क्योंकि ये फिनोमेना जो है ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद आई। ऐसा देखा गया कि यूरोप और अमेरिकन कंट्रीज में जहाँ फैक्ट्रीज वगैरह लगी वहाँ पे जो है उनके चिमनियों से काफ़ी ज़्यादा कार्बन प्रोड्यूस हो रहा था। तो कुछ ऐसे मॉथ के स्पीसीज थे जो कि कैमोफ्लेज के लिए उन चिमनियों पे या फिर ऐसी जगहों पे बैठ जाते थे जहाँ उनका जो ब्लैकिश कलर होने के कारण चिमनियों पे, और वो कैमोफ्लेज करके अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाते थे, क्योंकि उनका कलर जो था उनका भी ब्लैक था। जबकि जो लाइट कलर के मॉथ थे वो नहीं प्रोटेक्ट कर पाते थे। ऐसे ही इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के कारण बहुत सारे जो लाइकेंस के स्पीसीज थे जो पेड़ों पे सरवाइव करते थे उस टाइम में, उनका कलर लाइट था, उनका भी डिके हो गया, जिससे जो उसके थ्रू जो लाइट कलर के मॉथ थे
वो अपने आप को कैमोफ्लेज नहीं कर पाते थे। तो ऐसे कंडीशन में वो नेचुरली अपने आप को उस कंडीशन के लिए अडाप्ट नहीं कर पाए। लेकिन जो डार्क कलर के मॉथ थे, जो जैसे इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है बिस्टन बिटुलेरिया, ये डार्क कलर का मॉथ था। तो इसने अपने आप को उसके अकॉर्डिंगली जो है अडाप्ट कर लिया, जो डार्क जो भी सरफेस था, क्योंकि इसका कलर डार्क था, तो ये सरवाइव किया। तो ये एक काइंड ऑफ नेचुरल सिलेक्शन है। तो ये डी ऑप्शन यहाँ करेक्ट होगा। Which of the following 99 नंबर क्वेश्चन है, which statement out of the following is incorrect। यहाँ में इनकरेक्ट स्टेटमेंट देखना है विथ रेफरेंस टू इकोलॉजिकल सक्सेशन। तो पहला ऑप्शन है द रोल ऑफ डिकम्पोजर्स बिकम मोर एंड मोर इम्पोर्टेंट। जैसे जैसे इकोलॉजिकल सक्सेशन आगे बढ़ता जाता है, प्राइमरी सेकेंडरी और फर्दर जो क्लाइमेक्स लेवल की तरफ बढ़ता है, तो वहाँ पे जो डिकम्पोजर्स हैं उनका इम्पोर्टेंस बढ़ता चला जाता है, क्योंकि वो न्यूट्रिएंट के रिसाइक्लिंग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। बी ऑप्शन है द फूड चेन रिलेशनशिप बिकम मोर एंड मोर कॉम्प्लेक्स। तो ये प्राइमरी लेवल से जब ये क्लाइमेक्स की तरफ बढ़ते हैं, तो बहुत सारे जो नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म, नंबर ऑफ स्पीसीज, टाइप ऑफ स्पीसीज, ये बढ़ते चले जाते हैं। तो इनके बीच में जो है रिलेशनशिप एक नेट की तरह बढ़ता चला जाता है, जिससे जो है ये मोर कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं और उनमें फूड चेन और फूड वेब डेवलप हो जाता है। तो ये बी ऑप्शन भी आपका जो है करेक्ट है। सी ऑप्शन क्या है, स्पीसीज डाइवर्सिटी इंक्रीज एज सक्सेशन प्रोसीड। ये भी करेक्ट है, क्योंकि कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती है तो डाइवर्सिटी भी बढ़ेगी। डी जो है तो ये ऑप्शन भी आपका सही है, डी इट इज ए रैंडम प्रोसेस। ये ऑप्शन जो है सही नहीं है, क्योंकि जो इकोलॉजिकल सक्सेशन होता है ये एक डायरेक्शनल चेंज होता है। जो इकोलॉजिकल कम्युनिटी जो बनती है प्राइमरी से और कॉम्प्लेक्स के बीच में, तो ये एक डायरेक्शनल चेंज होता है। इसमें एक मैकेनिज्म इन्वॉल्व होता है। इसके लिए कई हाइपोथेसिस दिए गए हैं, जैसे कि टॉलरेंस हाइपोथेसिस, इनहिबिशन हाइपोथेसिस, फैसिलिटेशन हाइपोथेसिस। तो इस प्रकार से ये डी ऑप्शन जो है ये आपका जो है इनकरेक्ट है, और ये इनकरेक्ट है रेफरेंस टू इकोलॉजिकल सक्सेशन। तो ये यहाँ ये डी ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इवोल्यूशनरी प्रोसेस इज रैंडम। यहाँ रैंडम इवोल्यूशनरी प्रोसेस को पूछा गया है। जो इसमें से कौन सा जो इवोल्यूशनरी प्रोसेस है वो रैंडम है। तो जीन फ्लो, स्पेसिएशन और नेचुरल सिलेक्शन, ये तीनों रैंडम है, जबकि म्यूटेशन ये डायरेक्शनल फ्लो है, डायरेक्शनल चेंज है, और ये जेनेटिक ड्रिफ्ट भी ये डायरेक्शनल है। इसलिए यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा ये बी होगा।